चाहिए, राइट? कि सब पार्टनर को पार्टनर माना जाता है क्या? नहीं माना जाता। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली क्या लॉसेस के लिए भी लाइएबल होता है? नहीं होता। क्या नॉमिनल पार्टनर या आपसे नॉमिनल पार्टनर नाम ना देके आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि भैया बताओ कि भाई जो व्यक्ति फर्म में लाभ भी नहीं ले रहा, जो मैनेजमेंट में भी नहीं है, केवल अपना नाम दे रहा है फर्म को, तो तीसरा पक्ष उसको जिम्मेदार ठहरा सकता है क्या? आंसर इज यस, है ना? तो ये छोटी छोटी बारीकियों वाली चीजें आपको क्लियर रहेंगी तो अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैम। अब देखिए, यस मैम। प्लीज। मैम, जो सब पार्टनर होगा उसके एक्ट के लिए जो पार्टनर होगा वो लायबल होगा या पूरा फर्म लायबल होगा? देखिए, मैं पार्टनर हूं, मैंने कोई काम मुझे ही करना था लेकिन मैंने किसी और से करवाया है ना, मिलकर के। तो अब फर्म तो किसको लाइबल ठहराएगी? मुझे लाइबल ठहराएगी अगर कोई गलती होगी तो। फर्म उस थर्ड पार्टी को नहीं ठहराएगी। जो सब पार्टनर होगा उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपने पार्टनर को ही जिम्मेदार ठहराएगा ना। मैंने जी आपको मैम। कोई काम सौंपा है, गौरव को कोई काम सौंपा है, मुझे मैंने कहा गौरव ही इस काम को करेंगे, लेकिन गौरव ने किसी सौरभ से भी काम करवा लिया, गौरव और सौरभ मिलके काम कर रहे हैं, तो भाई मैं क्या जानूं सौरभ को? मैं तो गौरव को ही कहूंगी कि आपने गलती की। अब गौरव ओके। जिम्मेदार अलग से ठहरा सकते हैं सौरभ को, मतलब पार्टनर जो है उसका फर्म में लेना देना है, फर्म उसी को लायबल ठहराएगी। वो ये कह के छूट नहीं सकता कि साहब गलती तो सब पार्टनर ने कर दी। भाई हम क्या जाने सब पार्टनर को, हम तो यस पार्टनर को मैम। लायबल ठहराएंगे। अब ये यस दोनों मैम। आपस में जाने किसे लायबल ठहराएंगे वो। गॉट इट? यस मैम, जैसे सब पार्टनर भी एक तरीके से एजेंट हो गया और वो कोई एक्ट मिसकंडक्ट कर देता है तो पूरी फर्म लायबल होगी ना उसके लिए? नहीं, गलत समझ रहे हैं आप। सब पार्टनर का फर्म से लेना देना ही नहीं है। ओके मैम, जो अपॉइंट करेगा वही लायबल होगा उसके लिए? हाँ, वो लायबल है, वो लायबल है, और उसे फर्म लायबल ठहराएगी। हालांकि उसके किए गए काम से फर्म तो बाउंड हो ही गई ना टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। ओके मैम। थर्ड पार्टी के प्रति हम जिम्मेदार हो गए उस पार्टनर के किए गए काम से। हम तो बाध्य हो गए, लेकिन हम जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? जिसने गलती की, वो पार्टनर है। हम सब पार्टनर को नहीं जानते, फर्म जानती है पार्टनर को। फर्म तो बाउंड हो ही गई, पार्टनर ने जो काम किया, एज ए प्रिंसिपल किया, किसी और से करवाया, तो भी उसके किए गए काम से बाध्य तो हो गई ना फर्म, टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी भी बाउंड हो गई। लेकिन हम यहाँ पे सब पार्टनर को डायरेक्टली स्यू नहीं कर सकते, हम पार्टनर को ही कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी के प्रति पूरी फर्म को लायबल होना पड़ेगा, क्योंकि उस एक के किए गए काम से सारी फर्म बाध्य हो जाती है। तो फर्म तो थर्ड पार्टी को नुकसान भरेगी, लेकिन वो नुकसान किससे कवर करेगी? उस पर्टिकुलर पार्टनर से जिसने गलती की। क्लियर? यस मैम। थैंक यू मैम। अब देखिए अगला क्या है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और बाय स्टॉपल। इंपॉर्टेंट है ये, सेक्शन 28 में आपको क्लियरली बताया भी गया है इसके बारे में। व्यपदेशन द्वारा भागीदार, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहां से। नॉर्मली ए पर्सन बिकम्स अ पार्टनर ओनली बाय एग्रीमेंट। सामान्यतः एक व्यक्ति फॉर्म में भागीदार कैसे बनता है? करार के द्वारा। ये करार कैसा हो सकता है? क्या लिखित होना जरूरी है? नहीं, वर्बल भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, बाय वे ऑफ कंडक्ट भी हो सकता है। A person can also be treated as a partner by virtue of his conduct. एक व्यक्ति अपने आचरण के द्वारा भी फर्म में भागीदार माना जा सकता है। May happen by way of holding out or estoppel. इसे व्यपदेशन द्वारा या विबंध द्वारा भागीदार कहा जाता है। सेक्शन 28 जो है वो इसके बारे में बताता है that any person who by words spoken or written or by his conduct represents himself or knowingly permits himself to be represented to be a partner in a firm. एक व्यक्ति जब अपने बोले गए शब्दों द्वारा, लिखे गए शब्दों द्वारा या अपने आचरण द्वारा अपने आप को ये दर्शित करता है कि वो किसी फर्म में भागीदार है, या ये दर्शित होने की इजाजत देता है कि थर्ड पार्टी
उसे ये समझे कि वो फर्म में पार्टनर है, तो उसे जिम्मेदार माना जाएगा। इज लाइएबल एज अ पार्टनर इन दैट फर्म टू any other person who has on the faith of such representation given credit to the firm। ये ऐसे व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार होगा जिस व्यक्ति ने उसके आचरण के आधार पे फर्म को क्रेडिट दिया है, ये मान के दिया है कि ये फर्म में भागीदार है। तो यहाँ पे फर्म को क्या किया गया है, कोई क्रेडिट दिया गया है, तो ये व्यक्ति अपने रिप्रेजेंटेशन के कारण भागीदार माना जाएगा और इसे फर्म के लिए जिम्मेदार भी माना जाएगा टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। It is immaterial whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person who so gives the credit। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन करने की बात है, समझने की बात है। जो व्यक्ति ऐसा आचरण कर रहा है, भले उसे ये पता हो या ना पता हो कि उसके रिप्रेजेंटेशन के आधार पे फर्म को क्रेडिट दिया गया है। देखो, शालू और मीरा जो है वो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं और एक साथ तैयारी की है आरजेएस की, और रहती भी एक साथ हैं, दूसरे शहर से आई हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या पता है, शालू किसी जगह मकान का सपोज कंस्ट्रक्शन करवा रही है। अपन इसको बहुत सिंपल उदाहरण से समझते हैं। शालू एक मकान का कंस्ट्रक्शन कर रही है और कोई काम कर रही है। मीरा वहां पे, इनकी फ्रेंड इनके साथ हमेशा मौजूद रहती है उस जगह पर जहां पर ये शालू मौजूद है, वहां मीरा मौजूद है। अब यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं देखने वाले कि भैया ये जो काम ये कर रहे हैं, वॉट एवर द कंस्ट्रक्शन वर्क और एनी अदर वर्क, बोथ ऑफ देम आर इन्वॉल्व, दे आर वर्किंग एज अ पार्टनर। मीरा इज नॉट अ पार्टनर, बट शी इज, बाय हर बिहेवियर और कंडक्ट, has given this kind of representation in front of the another person's mind that she is also a partner of Shalu, because all the time she is present at there and she is involving in the management also। every kind of activity जो भी वहां पे हो रही है उसमें उनका इन्वॉल्वेंस भी उतना ही है जितना शालू का इन्वॉल्वेंस है। अब हम बाहरी व्यक्ति, थर्ड पार्टी देखने से क्या समझेंगे, भैया दोनों लोग हैं साथ में, दो लोग ही एक जगह मौजूद रहते हैं, हम जाते हैं हमेशा, तो एक जना ये दोनों जने, नहीं तो एक तो मौजूद रहता ही रहता है इनमें से। और हम जिस तरह से उसका पार्टिसिपेशन और वे ऑफ कम्युनिकेशन है, इट इंडिकेट्स कि शी इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग इन बिजनेस। अब उसने रिप्रेजेंटेशन हमें क्या दे दिया, मीरा ने, उसकी फ्रेंड ने, कि भाई ये दोनों भागीदार के रूप में काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए प्रीति जो है वो शालू को तो नहीं जानती, मीरा को जानती है। मीरा जो कि फर्म में वास्तव में भागीदार नहीं है, अपने आचरण से, वहां अपनी हर समय की उपस्थिति और अपने व्यवहार से ये दिखा रही है कि आई एम समथिंग, इंपॉर्टेंट रोल है मेरा यहाँ पर। तो प्रीति ये समझ रही है कि मीरा इज देयर इन द फर्म, फर्म को क्रेडिट की जरूरत है, लोन की जरूरत है। और जब फर्म लोन की डिमांड करती है तो प्रीति ये जानते हुए कि भाई मीरा इस फर्म में है तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, शालू को तो मैं नहीं जानती, तो वो उस आधार पे फर्म को लोन दे रही है कि वो ये समझ रही है कि मीरा नाम की व्यक्ति जो कि फर्म में भागीदार ही नहीं है और वो फर्म को क्रेडिट देती है। अब मीरा को चाहे इस बात की जानकारी ना हो तो भी शी इज लाइएबल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी जिन्होंने फर्म को इस आधार पे क्रेडिट दिया कि वो फर्म में भागीदार है। देखिए कमाल की बात है ये कि अपना आचरण जो है या व्यवहार जो है वो किसी सामने वाले को क्या दर्शा रहा है, और उस आधार पे भी हम जिम्मेदार हो जाते हैं। मैम आवाज नहीं हमने आ रही। हमने कुछ नहीं कहा वर्बली, यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया था कि भाई हम यहाँ पे भागीदार हैं, लेकिन हमारे आचरण से ये पता चल रहा था कि हम भागीदार हैं। हमारी उपस्थिति, हमारा व्यवहार वहां पे दर्शा रहा था कि हमारा इंपॉर्टेंट रोल वहां पे है। तो हमारे उस आचरण से तीसरे व्यक्ति ने जो अनुमान लगाया, जो कि संभाव्यता जो हर एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन होता वो यही अनुमान लगाता, और इस थर्ड पार्टी ने फर्म को कोई उधार दिया, क्रेडिट कोई दिया है, तो ये कहलाएगा सेक्शन 28 और ये व्यक्ति लाइएबल माना जाएगा। क्लियर हुआ क्या कुछ? जी मैम।
एनी क्वेरी? यहां से क्वेश्चन जरूर आता है सेक्शन 28 से, इसलिए ध्यान रखिएगा। The person representing himself in the said manner is called a partner by holding out or by estoppel. ऐसा व्यक्ति व्यपदेशन द्वारा भागीदार माना जाता है। इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? सबसे पहली, such person must have represented in any way or knowingly allowed himself to be represented as a partner. सबसे पहले तो उस व्यक्ति ने अपने आचरण द्वारा जानबूझकर अन्य व्यक्ति के सामने दर्शित होने दिया है कि वो फर्म में भागीदार है। The third person must have relied and acted on the faith of such representation. ये तीसरा व्यक्ति इस व्यवहार पर, आचरण पर, रिप्रेजेंटेशन पर विश्वास कर रहा है। और the third person must have given credit to the firm on the faith of such representation. और इसी के आधार पे उसने फर्म को लोन दिया है, इस व्यक्ति के आधार पे दिया है। अगर ये व्यक्ति वो सोचता कि नहीं है फर्म में तो वो नहीं देता लोन, तब तो बाकी लोग ही जिम्मेदार होते। लेकिन उसने इसी व्यक्ति के आधार पे फर्म को क्रेडिट दिया है, तो ये व्यक्ति अपने रिप्रेजेंटेशन के कारण जिम्मेदार माना जाएगा। क्लियर? कोई क्वेरी? नो मैम। अब देखिए आगे एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आउटगोइंग और इनकमिंग जो पार्टनर्स हैं उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में यहाँ पे मिल जाएगा। अ रिटायरिंग पार्टनर हु हैज नॉट गिवन अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट कैन ऑल्सो बी हेल्ड लायबल ऑन द ग्राउंड ऑफ होल्डिंग आउट इफ हिज नेम इज स्टिल बीइंग यूज्ड बाय द अदर पार्टनर्स इन द फर्म। एक ऐसा भागीदार जो फर्म से रिटायर हो गया है लेकिन अपने रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस उसने नहीं दिया है, तो थर्ड पार्टी तो यही मानती है कि वो फर्म में भागीदार है, तो उसे भी इसी सेक्शन के आधार पे व्यपदेशन यानी होल्डिंग आउट के प्रिंसिपल के आधार पे जिम्मेदार माना जाएगा, जब तक उसके नाम को स्ट्राइक आउट नहीं कर दिया गया। क्लियर है? तो यहां पर भी सवाल आ सकता है, ये जो लाइन रिटायरिंग पार्टनर के बारे में आपने जानी। अब एक देखिए क्या लिखा है, वर्किंग पार्टनर। A working partner is not necessarily a partner in business. आवश्यक नहीं है कि वर्किंग पार्टनर फर्म के कारोबार में आप पार्टनर ही माने। He may be merely an employee under the capitalist partner. वो एक पूंजीवादी भागीदार का केवल एक कर्मचारी भी हो सकता है। Although a working partner is entitled to share in the net profits as remuneration for the services rendered by him. कई बार हम किसी एम्प्लॉय को सैलरी देने की बजाय प्रॉफिट्स का हिस्सा देते हैं। आपने सेक्शन 6 में भी इसके बारे में पढ़ा है। मैंने बताया था आपको कि जब किसी भागीदार, कोई व्यक्ति जो फर्म में भागीदार नहीं है, हम उसे लाभों में हिस्सा दे रहे हैं केवल, तो उस पोजीशन को आपने यहाँ पे देखा था सेक्शन 6 में भी। तो ये वही पोजीशन है जहां कोई व्यक्ति फर्म में पार्टनर नहीं है, एम्प्लॉय के रूप में है, हम उसे रेशो दे रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे, हम प्रॉफिट का परसेंटेज दे रहे हैं, तो पार्टनर नहीं कहलाएगा, वर्किंग पार्टनर कहलाएगा, एम्प्लॉय की भूमिका में होगा। दो द वर्किंग पार्टनर इज नॉट अ पार्टनर इन द टेक्निकल सेंस ऑफ द टर्म, ही इज लायबल टू अकाउंट फॉर द डीलिंग फॉर विच ही इज रिस्पॉन्सिबल। वास्तविक रूप में ये भागीदार नहीं है टेक्निकल सेंस में, लेकिन वो जो भी कार्य करता है उसके लिए तो आप उसे जिम्मेदार ठहरा ही सकते हो। ऑब्वियसली जब एम्प्लॉय भी कोई गलती करेगा तो आप उसे लायबल ठहराओगे। लेकिन ध्यान रखना कि अगर वर्किंग पार्टनर की भूमिका एम्प्लॉय की नहीं पार्टनर की है तो वो भागीदार ही माना जाएगा। डिपेंड करेगा एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस पर। 4 लोग फर्म में पूंजी लगा रहे हैं और 4 लोग नहीं लगा रहे हैं, तो जो लोग नहीं लगा रहे हैं वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं फर्म के अंदर, पूंजी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वो भागीदार हैं, वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो वो वर्किंग पार्टनर के रूप में कहलाएंगे। तो वर्किंग पार्टनर दो तरीके के सेंस में समझोगे आप। वर्किंग पार्टनर अगर टर्म्स में हमने उसे जो भूमिका दी है वो पार्टनर की ही दी है, न सिर्फ लाभों में हिस्सा दिया है, बल्कि वो फर्म में भागीदार की भूमिका में है, वो फर्म में काम जो कर रहा है उससे फर्म के बाकी साझेदार लायबल हो रहे हैं, तो वो साझेदार ही है, एक्टिव पार्टनर की तरह काम कर रहा है, कैपिटल नहीं लगा रहा है। लेकिन अगर वर्किंग पार्टनर आप उस सेंस में देख रहे हो जहां पर आप सैलरी या रेम्यूनरेशन के रूप में किसी को पैसा दे रहे हो, लाभों का हिस्सा दे रहे हो, तो ये व्यक्ति फर्म में भागीदार नहीं माना जाएगा।
टॉपिक क्लियर? जी मैम। कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है टॉपिक ये वाला। चलिए आगे चलते हैं। माइनर के बारे में पोजीशन यहाँ पे बताई गई है आपको नोट्स में, इसे देख लीजिए। माइनर एज अ पार्टनर। In view of Section 11 of Contract Act and the decision of Privy Council in Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh in 1903, a minor's agreement is void ab initio and therefore unenforceable. संविदा अधिनियम की धारा 11 में आपको ये बताया गया है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको दिया गया मोहरी बीवी धर्मोदास घोष के मामले में, जहां ये बताया गया कि अवयस्क संविदा करने में सक्षम नहीं है और अवयस्क द्वारा किए गए करार प्रारंभ से ही शून्य होते हैं, इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। Since partnership is created by an agreement, hence a minor cannot become a partner. क्योंकि भागीदारी भी एक संविदा ही है, करार के द्वारा इसे अराइज किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट है ये, तो ये एक पूर्ण भागीदार के रूप में नहीं माना जाता है, इसे भागीदार नहीं माना जा सकता, लेकिन कुछ शर्तों के लिए इसे शामिल किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। अब पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन 30 है वो क्या बताता है? अ पर्सन हु इज माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज subject may not be a partner in a firm, but he may be admitted to the benefits of partnership with the consent of all the partners for the time being. एक व्यक्ति जो कि किसी कानून के अनुसार जो उस पर लागू होता है अवयस्क है, जैसा कि अपने इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग माइनर जो बिलो 18 है और मेजर कौन माना जाएगा? वो हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स। तो 18 साल या उससे ज्यादा का उम्र का व्यक्ति वयस्क है और उससे बिलो वाला माइनर माना जाएगा। तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता फर्म में, लेकिन वो पार्टनरशिप में लाभों के लिए शामिल किया जा सकता है, बेनिफिट्स के लिए शामिल किया जा सकता है। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है कि उसके लिए अन्य सभी भागीदारों की सहमति आवश्यक है। मान लीजिए 10 भागीदार हैं, 11वां माइनर जुड़ना चाहता है, तो सभी 10 की कंसेंट चाहिए। 9 लोगों ने कंसेंट दे दी और एक राजी नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, वो जुड़ नहीं पाएगा, सभी की सहमति चाहिए। इन दो शर्तों के साथ ये व्यक्ति फर्म में भागीदार बन सकता है। राइट्स ऑफ अ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ऐसा व्यक्ति जो फर्म में लाभों के लिए शामिल हुआ है, उसके क्या अधिकार होंगे? Such minor has a right to such share of profits and of the property of the firm as may be agreed upon. ऐसा अवयस्क फर्म में लाभों के लिए और फर्म की संपत्ति में हिस्से के लिए अधिकारी होगा, हिस्सा ले सकेगा, जैसा कि उनके बीच में करार हुआ हो। Number 2, he may have access to the accounts of the firm. उसे फर्म के लेखों तक पहुंच का अधिकार है। May inspect them. उन लेखों का वो निरीक्षण कर सकता है। And may copy them. उनकी कॉपी लेना चाहे, प्रति लेना चाहे तो वो भी वो ले सकता है। However, he cannot do so in case of other books of business which are supposed to contain secrets of the firm, which may be restricted to the partners only. लेकिन वो ऐसी अकाउंट बुक्स को नहीं देख सकता जो सीक्रेट अकाउंट बुक्स हैं, जो केवल भागीदारों के लिए ही रखी गई हैं। Number 3, on attaining majority, he can choose to become a partner in the firm. जब ये अवयस्क व्यक्ति व्यस्क हो जाता है तो इसके पास ऑप्शन रहता है, वो चुनाव कर सकता है कि वो फर्म में बना रहेगा या नहीं। Number 4, after severing or breaking his connection from the partnership, he can sue for his unpaid share of profits, for accounts and for his share in the property of the firm. जब वो ये चुनाव करता है कि वो फर्म में नहीं बना रहेगा, फर्म से अलग होने के बाद वो फर्म के खिलाफ वाद दायर कर सकता है अगर कि उसे फर्म में उसका प्रॉफिट्स का हिस्सा नहीं मिला जो एग्रीमेंट हुआ था, या संपत्ति में उसका हिस्सा नहीं मिला, या लेखों के लिए वो वाद दायर कर सकता है जो पैसा उसे नहीं मिला है। The minor partner is liable only to the extent of his share in the profits and the property of the firm. Important line है, ध्यान दीजिएगा। हम कहें माइनर केवल लाभ ही उठा लेगा, नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी है। जैसा कि सेक्शन 4 में मैंने आपको बताया था
कि प्रॉफिट्स के साथ लॉसेस भी लाइए, लॉसेस के लिए भी पार्टनर्स की लायबिलिटी रहेगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, वो इम्प्लाइड रूप से छुपा हुआ है। तो वैसे ही जब आप यहाँ पे कह रहे हो कि ही कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स, तो यहाँ पर उसका हिस्सा जो फर्म में प्रॉफिट्स है वो लाइएबल माना जाएगा, उतनी जिम्मेदारी। मतलब मान लीजिए, इसको इस तरह समझ सकते हैं आप कि अगर मान लीजिए 2024 में ये व्यक्ति जुड़ा, 24 में तो फायदा हो गया उसे, 50,000 रुपए मिल गए उसको, लेकिन जब 25 आई तो 25 में से आप फायदा ही नहीं हुआ, फर्म को कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। हमने उसे कहा था हम 50,000 रुपए देंगे आपको, लेकिन इस बार फर्म में कोई प्रॉफिट ही नहीं हुए, तो क्या उसको फिर भी वो देने पड़ेंगे क्या? नहीं, वो प्रॉफिट फिर उसे नहीं देने पड़ेंगे। उसका हिस्सा कितना माना जाएगा? जितना उसका फर्म में शेयर था, प्रॉफिट था, उसके लिए तो उसकी लायबिलिटी है, उसको अपने घर से निकाल के नहीं देने हैं, लेकिन वो प्रॉफिट उसे नहीं मिल पाएगा। तो फर्म में जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसका हिस्सा है, उसके लिए तो वो जिम्मेदार होता है। ही इज नॉट पर्सनली लाइएबल टू द थर्ड पार्टीज। तीसरे पक्षकारों के प्रति वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है। एंड देयरफॉर हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। इंपॉर्टेंट लाइन है, पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, फर्म के डेट्स को चुकाने के लिए उसकी व्यक्तिगत संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे कि बाकी पार्टनर्स जो मेजर हैं उनकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। Any query related to this topic of rights of minor? किसी का कोई सवाल? मैम सेक्शन 30 जो बताया आपने इसका पार्टनरशिप एक्ट का, उसमें तो अलग पॉइंट दिए हुए नोट्स में, दूसरे पॉइंट है। इसको वही पॉइंट है, आपको इजी लैंग्वेज में करके नोट्स दिए हैं। हम डायरेक्ट का लैंग्वेज भी पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। यू नो कि हम पहले इसको इजी वे से समझते हैं, आपकी डायरेक्ट की लैंग्वेज भी एज इट इज अपन पढ़ेंगे कि क्या क्या लिखा है वहां, डोंट वरी। ओके मैम, ये तो समझ में आ गया बट। हम्म, किसी और का कोई सवाल? देखिए क्या लिखा है अगला, पोजीशन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। यहां से भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके बनते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, this decision is to be taken by him within 6 months of his attaining majority or by his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership, whichever date is later. ये निर्णय लेना है अब उसको कि वो मेजर हो चुका है तो फर्म में बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। तो ये डिसीजन लेने का उसका समय क्या है? जब वो मेजर हो जाता है उसके 6 महीने के भीतर, पहली डेट तो ये देखनी है हमें। और दूसरी डेट कौन सी है? जब उसे फर्म में भागीदारी में लाभों के लिए शामिल किया गया था, उसमें से इन ये जब उसे जानकारी हो जाए कि मुझे किसी फर्म में लाभों में शामिल किया गया है, जैसे सपोज अगर 9 साल का बच्चा है, उसका नाम किसी साझेदारी में है, उसके लिखवा दिया पेरेंट्स ने, ठीक है, उसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं उस साझेदारी के, उसको पता ही नहीं है मैं किसी फर्म में भागीदार भी हूँ, और वो अवेयर ही नहीं है इस बात से। तो अब जब वो मेजर हो चुका है तो पहली डेट तो क्या आ रही है? उसकी डेट ऑफ मेजोरिटी से 6 महीने के अंदर, और या फिर उसे ये नॉलेज हो जाए कि वो फर्म में भागीदार के रूप में जुड़ा हुआ था माइनॉरिटी की एज से और वो बेनिफिट उठा रहा था। इन दोनों में से जो भी लेटर डेट है, जो भी बाद की डेट है, उसे तब तक ये निर्णय ले लेना है कि वो फर्म में भागीदार अब बना रहेगा या नहीं रहेगा। If he decides or elects to sever his connection with the firm, he must give a public notice of his such intention. जब वो ये डिसाइड कर लेता है, ये चुन लेता है कि वो फर्म में या तो बना रहेगा या फिर वो ये चुनता है कि वो फर्म से अपना कनेक्शन नहीं रखेगा, अलग कर लेगा, तो इस बात का उसे पब्लिक नोटिस देना है। वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली हम ये मान लेंगे कि उसने फर्म में बने रहने का चुनाव कर लिया है, वो फर्म में भागीदार बने रहने का निश्चय कर चुका है। यानी कि अगर वो फर्म छोड़ेगा तब तो उसे निश्चित रूप से नोटिस देना है, फर्म में बना रहेगा तब कोई इशू नहीं है, आप दो या मत दो। आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, प्रिजम्पशन होगी कि आप फर्म में पार्टनर के रूप में माने जाओगे।
When he elects to become a partner, जब वो भागीदार बनने का तय करता है, if the minor becomes a partner of his own willingness or by his failure to give the public notice within specified time, his rights and liabilities are as follows. वो दो तरीके से फॉर्म में भागीदार बनता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है अलग अलग तरीके से। फॉर्म में भागीदार कैसे बनेगा ये माइनर? भाई वो मेजर हो गया और उसने डिसाइड कर लिया फॉर्म में पार्टनर बना रहेगा, उसने अपनी इच्छा दर्शा दी, और या फिर जो टाइम लिमिट थी उसके अंदर वो पब्लिक नोटिस देने में फेल हो गया कि मेरे को नहीं बनने रहना यहाँ पे, तो हम अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसको फॉर्म का पार्टनर मान रहे हैं। तो इस तरह से वो फॉर्म का भागीदार बन गया है। तो उसके अधिकार और दायित्व क्या रहेंगे? He becomes personally liable to third parties for all acts of the firm done from the date when he was admitted to the benefits of the firm. इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से भी सवाल बनता है। तीसरे पक्ष के प्रति तो वो जिम्मेदार हो ही जाएगा, क्योंकि अब वो मेजर हो चुका है, माइनॉरिटी की एज में जितने फायदे उठाने थे उठा लिए, अब वो जिम्मेदार है। और टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी सारे कामों से के लिए जिम्मेदार है। कौन सी डेट से? बैक डेट से, जब वो फॉर्म में जुड़ा था। मतलब 15 साल की उम्र में वो फॉर्म में जुड़ा था, केवल फायदे प्राप्त कर रहा था। 18 साल की उम्र में वो ये तय करता है कि यस, मुझे पता चला कि मैं इस फॉर्म में जुड़ा हुआ हूं, मैं कंटिन्यू करूंगा, इस फॉर्म में मैं पार्टनर बना रहूंगा। तो उसकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी अब चालू हो जाएगी। लेकिन कहाँ से? अगर कोई रह गई है पुरानी लाइबिलिटी, जब वो 15 ईयर्स का जब फॉर्म से जुड़ा था तब से लेके उसकी जो कोई भी फॉर्म की लाइबिलिटी रह गई है, तो ये भी पार्टनर लाइएबल हो जाएगा जैसे बाकी अन्य होंगे। His share in the property and profits of the firm remains the same to which he was entitled as a minor. और जो फायदा उसे पहले मिल रहा था लाभों में या संपत्ति में, हिस्सा, वो एज इट इज मिलेगा जब तक कोई परिवर्तन ना किया जाए। When he elects not to become a partner, और जब वो ये तय करता है कि फर्म में वो भागीदार नहीं बना रहेगा, if he decides to sever his connection with the firm, his rights and liabilities shall be as follows. Number one, his rights and liabilities continue to be those of a minor up to the date of giving public notice. जब तक वो लोक सूचना नहीं दे देता तब तक वो जिम्मेदार माना जाएगा। His share shall not be liable for any acts of the firm done after the date of notice. नोटिस देने के बाद फर्म के किए गए किसी भी काम के लिए उसका हिस्सा जिम्मेदार नहीं होगा। He shall be entitled to sue the partners for his share of the property and profits. फर्म से अलग हो गया है, उसके बाद वो फर्म के भागीदारों के खिलाफ, फर्म के खिलाफ अपने हिस्से के लिए वाद दायर कर सकता है। Such minor shall give notice to the registrar that he has or has not become a partner. वो रजिस्ट्रार को इस बात का नोटिस देगा कि वो फर्म में भागीदार बना रहेगा अथवा नहीं। आप बताइए, कोई क्वेरी आप लोगों की? यस प्लीज। सबको समझ आ गया कि ये आज हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स जो टॉपिक उठाया? जी यस मैम। मैम। अब देखो, निकालो सेक्शन 30, बेयर एक्ट का लैंग्वेज निकालो। ये जितना मैंने नोट्स में अभी बताया ना, ये सारी भाषा यहाँ पे अब आपको समझ आ जाएगी। सेक्शन 30 निकालो। इसमें से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कौन कौन है? मैम मैं हिंदी मीडियम से हूँ। ओके, और? मैं। ओके, देखिए, सबसे पहला पॉइंट लीजिए, सेक्शन 30 का क्लॉज 1 ये क्या कह रहा है? ऐसा व्यक्ति जो उस लॉ के अकॉर्डिंग, जो लॉ उसके ऊपर लागू होता है, माइनर है, वो फर्म में पार्टनर नहीं हो सकेगा। दिस इज द जनरल प्रिंसिपल। क्लियर क्लियर बता रहे हैं आपको। ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से बनेंगे, लैंग्वेज पे ध्यान देना, 2 बार पढ़ना, फिर यहाँ लिखना आप।
क्लियर कह रखा है, जनरल प्रिंसिपल, फर्म में पार्टनर नहीं हो सकेगा, लेकिन कंडीशन बता रखी है कि भाई सब पार्टनर अगर कंसेंट दे रहे हैं तो फर्म में भागीदारी में फायदों के लिए शामिल कर सकते हैं अपन उसको। A person who is a minor according to the law to which he is subject may not be a partner, in a firm. लेकिन with the consent of all the partners for the time being, he may be admitted for the benefits of partnership. दो conditions यहाँ पे बता रखी हैं। इन शर्तों के पूरा होने पर उसे भागीदार माना जा सकता है। क्लॉज 1 क्लियर? जी मैम। नंबर 2 देखिए, उसका राइट बता रखा है यहाँ। अब मैंने क्या उसको टॉपिक वाइज नोट्स आपको दिए हैं यहाँ पे, राइट्स अलग कर दिए, लाइबिलिटीज अलग, राइट्स लाइबिलिटीज ऑन अटेनिंग मेजोरिटी ऑप्शन पर, है ना। अब यहाँ आपको डायरेक्ट में सारी चीजें वही हैं, अभी आपको क्लियर होती जाएंगी। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है इसका, सेकंड पॉइंट में अब आपको ये बता रखा है कि इसका राइट बता रखा है कि फर्म की प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स में वो हिस्सा वो प्राप्त करेगा जैसा एग्रीमेंट किया गया है, और फर्म के अकाउंट बुक्स तक उसकी एक्सेस भी हो सकेगी, उनमें से उनकी इंस्पेक्ट करना और कॉपी करने का राइट भी उसको मिलेगा। पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले नोट्स में, यही बात पढ़ी थी कि उसके राइट्स क्या होंगे। जी मैम। Yes, ma'am. तीसरी बात, उसकी लाइबिलिटी, क्या लाइबिलिटी होगी, वो पर्सनल लाइबिलिटी नहीं रखेगा, लेकिन उसका शेयर दायी होगा। लिखा है ना, फर्म के एक्ट्स के लिए उसका खुद का जो अंश है, खुद का शेयर लाइएबल है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं माना जाएगा। अभी अपन ने पढ़ा इस बात को भी। चौथी बात क्या लिखा है, ऐसा माइनर तभी वाद ला सकेगा जब वो फर्म से संबंध विच्छेद करता है, सीवियर हिज कनेक्शन विद द फर्म। आप वाद ला सकते हो क्या अपने शेयर के लिए माइनर के रूप में, अगर आप हो ला सकते हैं जी, लेकिन कैसे ला सकते हैं, जब हम फर्म से अलग हो जाएंगे तो हम शेयर के लिए, प्रॉफिट्स या प्रॉपर्टी के शेयर के लिए सूट फाइल कर सकेंगे। और फिर ये क्या कह रहा है, ऐसी दशा में उसके अंश की रकम का अवधारण ऐसे मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा जो सेक्शन 48 के रूल्स के अकॉर्डिंग है। अब आगे अपन इसके रूल्स पढ़ेंगे, सेक्शन 48 आप आगे पढ़ेंगे कि इसका इवैल्यूएशन किस तरीके से होगा, कि उसका कितना शेयर बनता है। फिर आगे इसने क्या कहा है, ऐसे सूट में क्या करना होगा, फर्म के विघटन का निर्वाचन सब भागीदार एक साथ कार्य करते हुए या फर्म के विघटन करने का हकदार कोई भी व्यक्ति दूसरे भागीदारों को सूचना देकर कर सकेगा। मतलब हम अगर चाह रहे हैं कि हमें फर्म का डिसोल्यूशन करना है तो इस बारे में अन्य पार्टनर्स को नोटिस देकर इस फर्म को डिसॉल्व किया जा सकेगा, और जब ये सूट लाया जाएगा तो उस प्रोसीडिंग को उसी तरीके से लिया जाएगा जैसे कोर्ट में ये मामला डिसोल्यूशन के लिए लाया गया हो और सभी पार्टनर्स के बीच में अकाउंट्स के सेटलमेंट के रूप में लाया गया हो। तो सारे काम एक साथ ही कर लिए जाएंगे ना, अलग अलग तो नहीं करेंगे ना, लाओ भाई अभी कोर्ट में पहले माइनर के हिस्से को डिसाइड करो, फिर बाकी पार्टनर्स के हिस्से को डिसाइड करो, फिर फॉर्म के डिसोल्यूशन का काम करो। तो सारा का सारा काम हम एक ही कार्यवाही के अंतर्गत ही मानेंगे। पांचवी बात आपने अभी पढ़ी थी कि टाइम लिमिट के बारे में, तो यहाँ पे कहा गया है एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी। दो डेट्स आपको ध्यान रखनी होंगी, जब वो मेजर हो जाता है उसके 6 महीने के भीतर, या फिर दूसरी डेट क्या, जब उसे ये नॉलेज हो जाती है कि वो फर्म में भागीदार के रूप में जुड़ा हुआ था। इन दोनों में से जो भी बाद की डेट है, विच एवर डेट इज लेटर, ऐसे व्यक्ति को पब्लिक नोटिस देना होता है कि उसने फर्म में भागीदार बने रहने का चुनाव किया है या नहीं किया है। एंड सच नोटिस शैल डिटरमाइन हिज पोजीशन एज रिगार्ड्स द फर्म, और ये नोटिस ही डिसाइड करेगा कि वो फर्म में भागीदार माना जाए या नहीं। जैसा कि हमने देखा कि टाइम लिमिट निकल गया और इस व्यक्ति ने नोटिस नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली वो फर्म में भागीदार माना जाएगा। अगर वो ऐसी सूचना देने में असफल रहता है तो उक्त 6 माह के अवसान होते ही वो फर्म में भागीदार हो जाएगा। तो उसने अगर सूचना नहीं दी विद इन द टाइम पीरियड, तो ऊपर जो बताया गया टाइम लिमिट है 6 महीने का, वो समाप्त होते ही उसको हम फर्म में भागीदार मान लेंगे। अगली बात क्या बताई गई है,
जहां की कोई व्यक्ति एक माइनर के तौर पर फर्म में बेनिफिट्स के लिए शामिल किया गया है, वहां इस तथ्य को उस व्यक्ति को ऐसे सम्मिलित किए जाने का ज्ञान उसके प्राप्तव्य होने से 6 माह के अवसान के बाद किसी विशिष्ट तारीख तक नहीं था। ये साबित करने का भार उस तथ्य का व्याख्यान करने वाले व्यक्तियों पर होगा। मतलब ये यहाँ पे बता रहा है कि भाई देखिए, एक व्यक्ति 2020 के अंदर मेजर हो गया है, माइनॉरिटी की एज में फर्म में जुड़ा था, 2020 के अंदर वो मेजर हो गया और वो 6 महीने का टाइम पीरियड अब उसके पास है, जनवरी से लेके 6 महीने का टाइम पीरियड अब उसके पास है कि वो चुनाव करेगा। लेकिन साहब 2022 आ गई, 2022 की अंदर उसका कहना यह है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं फर्म में जुड़ा हुआ हूं। अब लेटर डेट कौन सी आ रही है इसमें? एक तो जुलाई 20 आ रही है जब वो 6 महीने पूरे हो गए उसके मेजर होने के बाद, दूसरी डेट आ रही है 2022 की आ रही है, तो लेटर डेट कौन सी आ रही है? 2022। तो अब ये कह रहा है मेरे को तो पता ही नहीं था साहब, मेजर भी हो गया उसके 2-2.5 साल तक उसे पता ही नहीं है, वो ये कह रहा है कि मैं फर्म में भागीदार हूं, मुझे नहीं पता था, तो मेरे को तो पब्लिक नोटिस देने का टाइम मिलना चाहिए। और इधर यहाँ पे 6 महीने पूरे होते ही ऑटोमेटिकली अपन उसको पार्टनर मान रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहा है मैं तो भागीदार बना हूं, इस बात की मेरे को जानकारी अब हुई है 2022 में। तो भाई आप ही साबित करो। आप हमारे अकॉर्डिंग तो आपको यहां तक नॉलेज हो जानी चाहिए थी, 6 महीने का टाइम पीरियड हमने मान लिया। अब आप कह रहे हो नहीं साहब मुझे तो 22 तक नॉलेज नहीं थी, तो ये साबित फिर आपको ही करना होगा कि आपको पर्टिकुलर डेट तक इस तथ्य की जानकारी थी ही नहीं, ये आपको साबित करना होगा। अन्यथा लॉ तो ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि आपको जानकारी थी, आप मेजर हो चुके हो, उसके बाद भी 6 महीने निकल चुके, आपको इस बात का पता नहीं है, आपके खाते में पैसे आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं। तो आपको अगर ये पता ही नहीं है तो आप फिर साबित भी आप ही करिए, अन्यथा हम आपको जिम्मेदार मानेंगे। इज दिस क्लियर? क्लियर मैम। सबको क्लियर है? भाई यस बाकी लोग मैम। भी हाँ ना, ताकि मेरे को थोड़ा सा ये लगे कि हाँ भाई ऑनलाइन यस मैम। क्लास में बैठे हो तो रिप्लाई कर रहे हो। सातवीं बात देखते हैं, राइट्स और लायबिलिटीज की। जहां ऐसा व्यक्ति भागीदार हो जाता है, मतलब उसने डिसाइड कर लिया मैं तो फर्म में बना रहूंगा, तो एज ए माइनर उसके राइट्स और लायबिलिटीज क्या होंगे? तो इसने कहा कि माइनर के नाते उसके जो राइट्स और लायबिलिटीज हैं वो उस तारीख तक बने रहते हैं जिस तारीख को वो भागीदार होता है, लेकिन वो फर्म के सब कार्यों के लिए जो कि भागीदारी के फायदों में उसके शामिल किए जाने के समय से किए गए हैं पर व्यक्तियों के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी हो जाएगा। राइट्स और लायबिलिटीज हो जाएंगे सेम बाकी लोगों की तरह, वो पर्सनल लायबिलिटी भी रखेगा, टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी रखेगा, लेकिन डेट कहां से रखेगा? बैक डेट से। आपसे पूछा जाए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ एप्लीकेबल कौन सी धारा होती है, तो सेक्शन 30 का क्लॉज 7 भूतलक्षी प्रभाव से लागू हो रहा है। जब वो फर्म में फायदों के लिए शामिल हुआ था वहां से उसकी पर्सनल लायबिलिटी, पुरानी लायबिलिटी भी उसके ऊपर हम डाल रहे हैं, और उसको फायदे शेयर क्या दे रहे हैं? जो फर्म में उसके प्रॉपर्टी में या प्रॉफिट्स में जो शेयर था वो उसे अब भी मिलेगा जब वो ये डिसाइड कर लेता है कि फर्म में पार्टनर बनेगा। आठवीं बात कहती है कि वेयर सच पर्सन इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, जब वो डिसाइड करता है मुझे नहीं बनना, फर्म में भागीदार बने नहीं रहना है, तो लेकिन आपको पब्लिक नोटिस तो देना पड़ेगा। आप अगर पब्लिक नोटिस नहीं देते हो तो जब तक आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, एज अ माइनर जो जो आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे बताई गई है वो आपकी मानी जाएगी। नो पर्सनल लायबिलिटी बट शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी, वो आप लाइएबल हो। उसका अंश सूचना की तारीख के पश्चात किए गए फर्म के किन्हीं भी कार्यों के लिए दायी नहीं होगा। अब उसका जो शेयर है, हमने कहा पहले तो लाइएबल है पब्लिक नोटिस देने से, लेकिन पब्लिक नोटिस दे दिया तो झंझट खत्म, फिर उसके बाद आपको अभी नहीं भी मिला है शेयर आपका, बाद में ले लेना आप फर्म से, लेकिन आप पब्लिक नोटिस देके फ्री हो गए हो, अब आपका हिस्सा फर्म के कामों के लिए जिम्मेदार नहीं रहा। और फिर आप सूट भी फाइल कर सकते हो, आप वाद ला सकते हो, क्योंकि अब आप अलग हो गए हो फर्म से, तो कोई इशू नहीं है। Nothing in subsection 7 and 8 shall affect the provisions of section 28. Section 28 की बात बिल्कुल अलग है,
वो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि धारा 28 के बारे में आपने पढ़ा, डॉक्ट्राइन बाय होल्डिंग आउट है। अब कोई व्यक्ति फॉर्म से अलग हो जाता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सेक्शन 28 में वो लायबल ठहराया जाए, ऐसा संभव है, क्योंकि वो अपने बिहेवियर या कंडक्ट से अपने आप को क्या कर रहा है, फॉर्म में अभी भी अगर भागीदार दिखा रहा है टुवर्ड्स अ थर्ड पार्टी, मैसेज ये जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन ये जा रहा है कि वो फॉर्म में भागीदार है, तो 30 से तो बच के निकल जाएगा, 28 के दायरे में आ जाएगा। सेक्शन 30 का बेयर एक्ट का लैंग्वेज क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, यस किसी मैम। का कोई सवाल है? इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए आप। नो क्वेरीज, चलिए आज की क्लास ओवर करते हैं। अगली क्लास में भी पूछ सकते हैं आप, अगर कि आपको